हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं सुपर स्टूडेंट। एक बेहतरीन श्रृंखला आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जहां पर मैं आपको जीके जीएस पढ़ा रहा हूं, जो 6 से 8 बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 9-10 की तैयारी कर रहे हैं या 11-12 यानी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस वाला सेक्शन और 6 से लेकर 8 वाला पूरा के पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है, जहां पर मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा और ज्योग्राफी कराऊंगा। लेकिन एक आपके लिए एक शानदार सूचना है, और ये सूचना है आप लोगों के लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। कल से सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए ला रही है एक शानदार सौगात। शानदार सौगात में हर एक विषय का आपको अब डेमो क्लास मिलेगी। कल डेमो क्लास होगी, भूगोल विषय की डेमो क्लास होगी 3 बजे, जहां पर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कल आप आना बिल्कुल न भूलें, जहां पर आपको डेमो क्लास मिलेगी। डेमो क्लास देखें, हर एक टीचर की आप डेमो क्लास देख सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती 6 से लेकर 8 वालों के लिए कल ये क्लास होने वाली है ना। उसके बाद मैंने आपको बताई था कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए जीएस विद राज राणा टेलीग्राम पर। ये इस समय पर कुछ एक हमारे पास ऑफर चल रहा है, सिलेक्शन क्रांति सेल है। इस समय पर सेल के टाइम पर सारे कोर्स सस्ते हो जाते हैं। यहां पर लगभग 90% ऑफ चलता है। राज राणा कोड का इस्तेमाल करके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहां पर देखो, आज ये कोर्स आपको 1670 रुपए में मिल रहा है मात्र। जैसे 1800 रुपए मिलता है, वैसे आज आपको 1670 रुपए में मिल रहा है मात्र, है ना। ये सारे कोर्स है, लेकिन राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तभी आपको ये कोर्स इतने सस्ते मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, है ना। ये बाकी सारी चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा ही चुका हूं। फिर क्लास हम प्रारंभ करेंगे यहां से। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यहां है और यहीं पर है इसकी बहुत बेहतरीन एनालिसिस। तो पहले प्रश्न पहले आगाज करते हैं, पहला तीर चलाते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो देख लेते हैं यहां पे पालमू टाइगर जी, कुमारी किरण सिंह जी, प्रियंका राज, पूजा नूडल्स, शिवानी सिन्हा, सुनील कुमार चौरसिया। आप सब लोग कैसे हैं एक बार मुझे जरूर बता दें। आप लोग अच्छे हैं, ठीक है, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, और मैं चाहता हूं आप ऐसे ही रहें, है ना। आप अच्छे लोग हो तो अच्छी तरह से ही रहें, और कल आना कोई भी ना भूले, है ना। चलो चलिए, तो अब प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मेट्रोलॉजिकल इवेंट अकर? यानी मौसमी घटनाएं। जहां पर हम मौसमी घटनाओं की बात करेंगे तो याद रखो कि मौसम का जो निर्माण होता है वो कुछ घटकों से होता है, कुछ कारकों से होता है, जो आपको पता होगा, ठीक है। सम फैक्टर अफेक्टेड थ्रू वेदर। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं तापमान, ठीक है नहीं, तापमान के अलावा आर्द्रता, आर्द्रता के अलावा पवन का वेग, ठीक है नहीं, ये सब हैं, याद रखना। और वर्षा, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। इनके अगर हम दैनिक योग को देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? मौसम, ठीक है। अब मौसम संबंधी घटना, जिन घटनाओं का निर्माण इनसे होता हो, इनके कारण होता हो, जैसे हमारे यहां पर कहीं वर्षा हो तो ये मौसम संबंधी घटना है, पवन चल रही है तो मौसम संबंधी घटना है, ओस पड़ रही है तो मौसम संबंधी घटना है, कोहरा मौसम संबंधी घटना है, चक्रवात मौसम संबंधी घटना है, ठीक है। ये सभी अपने आप में मौसम संबंधी घटनाएं। कह रहा है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो सबसे पहली परत में होती है जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, और जिसको हम विक्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है नहीं। अब ये विक्षोभ मंडल, विक्षोभ का मतलब क्या होता है? विक्षोभ का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर तापमान में परिवर्तन आता रहता है, तो ये परिवर्तन मंडल भी कहलाता है। क्योंकि यहां पर संवहनीय तरंगें उड़ती हैं, इसलिए इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है ना। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई देख लो, ये 8 से 18 किलोमीटर के आसपास होता है ना, ये है। और जितनी भी भारी गैसें हैं सब इसी में पाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी मंडल की वजह से ही हमारे यहाँ पर जीवन है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, है ना।
अगर हम वायुमंडल को अच्छे से देखें तो वायुमंडल को गौर करें तो वायुमंडल की कुछ परतें हैं, जिसमें सबसे पहली परत आपको ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल होती है, फिर उसके बाद समताप मंडल होती है, फिर उसके बाद मध्यमंडल होती है, फिर उसके बाद तापमंडल होती है और फिर उसके बाद बहिर्मंडल होती है, जो कि सीक्वेंस में आप इनको याद कर सकते हो। यहां पर मौसम संबंधी परिवर्तन होता है तो समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है, क्योंकि यहां पर एक गर्म परत और एक ठंडी परत दोनों अलग अलग हैं, दो परत होती है यहां पे अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उनका तापमान लगभग समान रहता है, इस कारण उसको समताप मंडल कहते हैं। और यहीं पर आपको, ठीक है, एक बादल मिलते हैं ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, जिनकी वजह से ओजोन परत का नुकसान भी होता है, ध्यान रखना ऊपर चढ़ के, है ना। तो ट्रोपोस्फियर जो है ये मौसम संबंधी घटनाओं के लिए माना जाता है, समताप मंडल ओजोन परत के लिए जाना जाता है, मध्यमंडल यहां पर उल्का पिंडों के लिए जाना जाता है, तापमंडल अरोरा के लिए जाना जाता है, स्पेस शटल के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा यहां पर रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, जिससे कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से हमारा जो वायुमंडल अंतरिक्ष में जाके विलीन हो जाता है। अब आप कहोगे सर आयन मंडल कहां है इसमें? आयन मंडल में एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और थोड़ा सा मध्यमंडल, ये तीनों चीज आती हैं, और इसकी ऊंचाई काफी ऊंची होती है, क्योंकि वहां पर सारी गैसें आयनों के रूप में बटी होती हैं, है ना। तो उसको आयन मंडल कहते हैं, वही रेडियो तरंगों का परावर्तन भी करता है ना। तो कुछ चीजें हैं जो आपको मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, और इतनी मैंने आपको बता दी। और अगला प्रश्न के लिए फिर मैंने आपके लिए फिर दोबारा से एक KYC यानी कौन बनेगा करोड़पति, और मैं चाहता हूं कौन बनेगा बिहार में शिक्षक, है ना, कौन बनेगा बिहार में शिक्षक का यह है दूसरा प्रश्न कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। इसका जवाब दे के दिखाओ आप, ठीक है। बेबी भाटिया जी जवाब दीजिए इसका। कामिनी कुमारी, वंदना ओझा, मर्जिया कुम्मी और वंदना कुमारी किरण, इसके अलावा काजल कुमारी, मिस्टर एक्स, ठीक है, मर्जिया कुम्मी। चलिए यहां पर बताइए, है ना। थर्मोस्फियर में आयनोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर से भी बड़ा होता है आयनोस्फियर, ठीक है। थर्मोस्फियर तो आपको 60 से यानी 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के आसपास होता है, लेकिन आयन मंडल जो है वो काफी ज्यादा बड़े क्षेत्र में होता है ना। और आयन मंडल में बहुत सारी गैस की परतें पाई जाती हैं, ठीक है, इसको विषम मंडल भी कहते हैं। तो ये हम आप आज यानी आगे आपको बताएंगे इसके बारे में बहुत सारी चीजें, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, तेजी से जुड़ जाएं, बहुत जल्दी जुड़ जाया करो, टाइम पर आ जाया करें, सारे लोग टाइम पे आ जाया करो। 3 बजे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो कि 3 बजे का समय है और ये युग परिवर्तक समय है आपका, है ना। तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है नहीं, ये याद रखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है आपको पता है ना, ये है भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। देख लो ये मैंने आपको एक बेहतरीन सा एक मैप लेके आया हूं आपके लिए, है ना। ये आपको भारत दिखाई दे रहा है ना। ये आपको क्या है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, और इधर आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, है ना। पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत, क्योंकि नाम ही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत पश्चिम से होगी, तो भारत के पश्चिम में क्या है, ये रहा, ठीक है, वर्षा होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई न कोई एक जल की निकाय होगी बड़ी सी, जहां से जल होगा, ठीक है, वहीं पर जलवाष्प होगी। तो यहां पर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि जल देर में ठंडा और देर में गर्म होता है। इस कारण यहां से ये हवा, ठीक है, ये जलवाष्प ऊपर उठती है, ठीक है। हवा जब ऊपर उठेगी तो यहां पे निम्न दाब बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, जिससे यहां पर चक्रवात उठना प्रारंभ हो जाता है। यहां पे साइक्लोनिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है, साइक्लोन आ जाते हैं, यहां पे चक्रवात आ जाते हैं। और इसी समय पर सर्दियों के समय पर यहां पर एक हवा चलती है जिसको कहते हैं पछुआ पवन, जिसको हम क्या कहते हैं, पछुआ पवन।
ठीक है, पछुआ पवन चलती है और इन पछुआ पवनों के सहारे सहारे ये वाला जो चक्रवात है जिसके पास जल वाष्प है, वो चक्रवात धीरे 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 करके यहां हिमालय से जाके टकरा जाता है और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी करता है, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी करता है, राजस्थान में गिरता है, जिसे मावट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है ना। इसके अलावा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर भी आपको वर्षा कर देता है, इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। प्लीज सर रिप्लाई मी, क्या ये क्लास सीटेट के लिए भी सूटेबल? हाँ, सीटेट के लिए भी 6 से लेकर 8 तक की जो किताबें होती हैं वो सब में आती हैं, सीटेट में भी आती हैं, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई आपसे कुछ छुड़ा लेगा, है ना, आपको कुछ ज्यादा ही मिलेगा। यहां पे देख लीजिए, चलिए, शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है, साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। यह वर्षा चक्रवाती वर्षा है। देखो ये याद रखना, ऐसा प्रश्न भी आपसे आ सकता है, क्योंकि वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनी प्रकार की वर्षा, पर्वतीय प्रकार की वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती वर्षा है, ये याद रखना, ठीक है। शीत ऋतु में वायुदाब पेटियां नीचे खिसक जाती हैं, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में पछुआ पवन, देखो मैं बता रहा था पछुआ पवन आ जाती हैं, पछुआ पवन आ जाती हैं। भूमध्य सागर में निम्न दाब, अभी मैंने आपको बताया था भूमध्य सागर में निम्न दाब होने के कारण चक्रवात का निर्माण होता है और यह चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव से भारत के उत्तर पूर्वी पश्चिम क्षेत्रों में पहुंच जाता है, ठीक है। यह है आपका पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ। एक और चीज जो आपको बहुत सारी चीजें अलग बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि हमारे यहां पे मानसून आता है और मानसून की शुरुआत हमारे यहां पे कब हो जाती है? जून से। जून में होता है, जुलाई में मानसून आता है, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त में। इसके अलावा सितंबर में, ये 4 महीने हमारे यहां पे मानसून के हैं, जब घनघोर बारिश होती है। आपको पता होगा इस समय पर मानसूनी जो हमारा मानसून का समय लगभग समाप्त हो चुका है। इतनी बात तो समझ गए ना। अब समाप्त हो चुका है तो सोचो, यहां पे एक चीज लिखी हो, प्री मानसून, यानी मानसून से पहले होने वाली वर्षा को प्री मानसून कहते हैं। तो जून से, जुलाई से, ठीक है, जून से में मानसून आ जाता है, तो जून से पहले क्या आता है? मई। मई से पहले क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल से पहले क्या आता है अगर बताओ? मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई में जो भारत में वर्षा होती है उसे हम प्री मानसून कहते हैं। एक बात और याद रखना, प्री मानसून भी चक्रवाती वर्षा होती है। कैसी होती है? चक्रवाती वर्षा, क्योंकि इस समय अरब सागर से चक्रवात उठता है, ठीक है। इसके अलावा यहां बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है और वही चक्रवात हमारे भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है और यहां पे वर्षा करता है, ठीक है। अब हर जगह प्री मानसून खराब नहीं होता। केरल में जहां पर अल्फांसो आम होते हैं, उस आम का आकार बढ़ जाता है जैसी बारिश होती है, तो केरल में इस बारिश को मैंगो शावर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। केरल में इस बारिश को क्या कहते हैं? मैंगो शावर कहते हैं। कॉमेडी पिटारा, एक बात बताओ, मैं इतना पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे जवाब दे दूंगा? वैसे जवाब दूंगा, ऐसा थोड़ी है तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन पढ़ाना भी तो जरूरी है ना, तो उसको भी तो मैं पढ़ा रहा हूं। देखो केरल में अल्फांसो आम, आपने सिलाइस का ऐड देखा है कभी? सिलाइस, ठीक है, कैटरीना कैफ वाला ऐड याद करो, ठीक है। आपने देखा होगा ऊपर से एक बूंद गिरती है, कैटरीना कैफ के होठों पे गिर रही है ना, ठीक है। वो सिलाइस में आपको कहते ही है वो कि अब अल्फांसो आम का मजा लें, ठीक है। किसमें? सिलाइस में। ये अल्फांसो आम कर्नाटक और केरल में बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो गुठली होती है नाम मात्र के बराबर होती है और वो आम लगभग 1200 से लेकर 1400 रुपए किलो तक बिकता है। अब उसका मजा आपको सोचिए, वो 30 रुपए में दे रहा है। कितना झूठ फैलाते विज्ञापन, ये आप समझ रहे हो ना। तो उस अल्फांसो आम पर अगर बूंदें गिरती हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, केरल के किसानों की आमदनी बढ़ जाती है, इसलिए उसको कहते हैं मैंगो शावर, ठीक है। समझ में आ जाएगा ना, इसको क्या कहते हैं? मैंगो शावर। इसके अलावा कर्नाटक में क्या होता है? कॉफी होती है, तो कॉफी पर जैसी बूंदें गिरती हैं तो कॉफी की उत्पादन बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं कॉफी शावर। कर्नाटक में चेरी होती है, चेरी पे जैसे ही बूंद गिरती हैं चेरी के फूल खिल जाते हैं, इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है। याद रखना, केरल में मैंगो शावर, कर्नाटक में कॉफी शावर या चेरी ब्लॉसम। असम में चाय होती है, चाय पर जैसे ये बूंदें गिरती हैं चाय का उत्पादन बढ़ जाता है, तो क्या होता है? टी शावर। समझ आ गई नहीं? टी शावर समझ में आएगी नहीं। इसके अलावा बंगाल में ये किसानों के लिए काल होती है।
जिस समय पर गेहूं पके पकाए खड़े होते हैं उस समय पर बारिश हो जाती है, किसानों का कचूमर निकाल देती है, सारी फसल को नष्ट कर देती है। तो इसी को काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी या बारदौली छीड़ा इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी। अब अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की सबसे ऊंची झील कहां पर पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे ऊंची झील कहां पर पाई जाती है। जब तक आप आंसर बताओ मैं कुछ क्वेश्चन से कुछ चीजें निकाल कर आपको बताता हूं। देखो, अगर हम झीलों की बात करें तो हमारी धरती पर जो भी गड्ढे हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है उन्हीं को हम झील कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर मौजूद, ठीक है, गड्ढे जिसमें पानी भरा हो। क्योंकि सर लोग रिप्लाई करते ही नहीं, फील कर सकते हैं कि नहीं, पीजी में बीएड किया है, ग्रेजुएशन में 45 है। तुम एक काम करना, एसएसटी विद राजराणा टेलीग्राम पे आ जाना, वहां पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीजें बताने में, लेकिन वहां पर मैं सब कुछ बता दूंगा। और वीडियो को भैया लाइक कर दो सारे लोग, है ना। इतनी सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं। भारत की सबसे, यानी झील आपको समझ में आ गया। अब झील क्या है, झील 2 प्रकार की होती है, यानी एक तो मानव के द्वारा निर्मित झील हो, ठीक है, और एक प्रकृति के द्वारा निर्मित हो। तो प्रकृति के द्वारा जो झील बनती है उसको कहते हैं नेचुरल लेक, और मानव के द्वारा बनती है उसको कहते हैं ह्यूमन लेक। ठीक है ना। अब अगर आ जाए कि विश्व की, यानी भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक तो आता है सबसे ऊंची, एक क्या आता है, सबसे ऊंची। तो सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम है चोलामू। ये कैसी है, चोलामू। और चोलामू झील कहां पर है, सिक्किम में है। पहले तो याद रखना, यानी भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो चोलामू है, और चोलामू कहां पर है, सिक्किम में। एक और आता है सबसे ऊंची। सबसे ऊंची तो है लेकिन वो नौकागम्य है कि नहीं। अब आप कहोगे सर ये नौकागम्य क्या होता है, यानी जो नेविगेटेड, जिसमें नाव चलाई जा सकती है कि नहीं, वो आपको मिलेगी देवताल में। और देवताल कहां पर है, उत्तराखंड में। ध्यान रखना, क्या यहां पर कहीं पर ऑप्शन में सिक्किम है तो आपको आंसर क्या लगाना है, सिक्किम आंसर लगाना है। ये रहा सिक्किम। तो चोलामू सबसे ऊंची झील है। ठीक है, अगर सबसे ऊंची नौकागम्य या इसमें पूछा हो हाईएस्ट नेविगेटेड लेक कौन सी है, तो आप याद रखना उसका आंसर क्या होना चाहिए था, उत्तराखंड होना चाहिए था। इतनी सारी चीजों का अंतर आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, याद रहेगा ना। अगर पूरे विश्व में पूछ रहे विश्व में सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आप मुझे बताओ। तो विश्व की सबसे ऊंची जो झील है उसका भी नाम लिख लो, उसका नाम है ठिसोशिकुरु। ठिसोशिकुरु, सिकुरु। ये ठिसोशिकुरु कहां पर है, ये तिब्बत में है। ये सबसे ऊंची झील है तिब्बत में, ठिसोशिकुरु। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची झील जो नौकागम्य है, अगर ये कभी पूछ ले तो उसका नाम है टिटिकाका। ये बोलविया में, ठीक है, पेरू और बोलविया में के सीमा पर है टिटिकाका। ये हाईएस्ट नेविगेटेड लेक है वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड याद रखना, वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील ठिसोशिकुरु है। वर्ल्ड की नेविगेटेड झील सबसे ऊंची कौन सी है, टिटिकाका है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू है। सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो देवताल है। याद रखो, ध्यान रखो, और आपके एग्जाम में आएगा, और ध्यान भी रखना है ना। अब झीलों के संबंध में कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपसे, इसलिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा वो लेके आया हूं। ये आपको मस्त सी झील आपको दिखाई दे रही है पर्वतों के बीच में। याद रखो, पर्वतों के बीच में जो झील होती है उसको विवर्तनिक झील कहते हैं। विवर्तनिक झील, ये भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि पर्वतों में क्या होगा, जब कोई पर्वत बनेगा तो ऐसे ऐसे ऐसी तो बनता है, तो यहाँ गड्ढा हो जाता है, यहाँ पे पानी भर जाता है, झील बन जाती है ना। और पर्वतों पर आपको ग्लेशियर झील भी मिलती है, ध्यान रखो। झीलों के संबंध में कुछ फैक्ट हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, याद कर लो, है ना। और बुलर झील कहां पर मिलेगी आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, महत्वपूर्ण लाइन बन जाती है ना। चलिए, अरे बहुत सारी झील पहली बार सुनोगे अभी तो। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है, जो मणिपुर में है, ध्यान रखना। और इसी में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम केवला लामजाओ है। ठीक है, इतने ज्यादा फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और सारे फैक्ट में तैयार करता हूं, इसलिए आपको ये नोट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज का नोट्स मैं आपको एसएसटी विद राजराणा टेलीग्राम पर डालूंगा, तो आप वहां से नोट्स को कलेक्ट जरूर कर लें। आज से मैं नोट्स डालना प्रारंभ कर दूंगा, है ना।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उसका नाम है चिल्का झील। ठीक है। भारत की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? तो सावर झील राजस्थान है। भारत की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो देवताल है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। अब आप कहोगे सर क्रेटर झील का होती है? क्रेटर झील होती है जहां से ज्वालामुखी क्रिया हुई हो। ठीक है, जैसे हमारा यहां पर क्या है, ये है आपका ज्वालामुखी, तो ये गड्ढा बन जाता है ज्वालामुखी का, इसको कहते हैं क्रेटर। लेकिन हमेशा ज्वालामुखी क्रेटर से ही नहीं निकलते हैं, ऐसे ही नहीं निकलते हैं, हमेशा कभी कभी ज्वालामुखी ऐसे भी निकलते हैं कि जगह फट जाए। अब हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में एक बड़ा सा उल्कापिंड महाराष्ट्र में गिर गया था, तो नीचे तक चला गया था, तो वहां से थोड़ा सा लावा ऊपर निकल आया था, तो उससे बन गया क्रेटर, और फिर उसमें भर गया पानी तो बन गई क्रेटर लेक। तो लोनार झील क्रेटर लेक का उदाहरण है। तटों के किनारे पर अगर कोई झील बनती है तो उसको लैगून से झील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लैगून। तटों के किनारे, मान लो ये तट है, यहां पानी भरा हुआ है, ऐसे करके कोई झील बन गई तो उसको लैगून से झील कहते हैं। वेम्बनाड केरल में है और जो इसके लिए मशहूर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा कौन सी झील बनाती है? कभी प्रश्न आ जाए तो पुलिकट झील बनाती है। दैट्स द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है ना। इसके अलावा कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये सब फैक्ट हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट मैंने आपको दे रखे हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके दिमाग को हिला देने वाला है, और आप बताओ, दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करो। एक ऑप्शन ए और बी दोनों है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, ये किसके लिए सही है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या एक्सोस्फियर? क्या होगा राइट आंसर बताओ? पलामू टाइगर जी बताइए इसका आंसर। और स्मृति, भारत स्मृति से स्मृति मंधाना याद आ जाती है ना। स्मृति मंधाना आपको पता होगा, अभी अभी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, शायद आपको पता होगा ना। ठीक है, असलम जी 33 बताएं, अन्नू, निधि कुमारी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताओ। श्रेया गुप्ता, राजेश ठाकुर, शाह शेरोन, प्रभा शुक्ला, केयर चौधरी। अब मैं देखो सारे नाम नहीं पढ़ पाते, इसलिए बुरा मत मानना कोई, है ना। किसी को भी बुरा नहीं मानना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या? मध्यमंडल। ठीक है नहीं, ये जो मध्यमंडल है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। इसके ऊपर जाने पर तापमान घटता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। यह सबसे ठंडी परत है, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो भी उल्कापिंड होते हैं यहीं पर आके जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये मध्यमंडल के लिए सही है। मीसोस्फियर इज द राइट आंसर, है ना। यहां पे दिखाई दे रहा है, ये रहा मीसोस्फियर, और यहीं पर आपको उल्कापिंड आपको बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था 50 से लेकर 80 किलोमीटर होता है। ठीक है, मध्यमंडल की अगर हम बात करें तो मध्यमंडल के नीचे क्या होता है? उसको कहते हैं हम स्ट्रेटोपास यानी समताप सीमा, और इसके ऊपर होता है मध्य सीमा। ये भी दोनों याद रखना, अब की प्रश्न आया था इसमें बिहार में, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखना और ध्यान भी रखना। सबसे पहली परत आपको पता है ट्रोपोस्फियर है, दूसरी समताप मंडल है, तीसरी मध्यमंडल, फिर थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। इस तरह परतें हैं जिसके बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। देखो अब यहां पे थोड़ा सा चीज देख लो जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि चट्टानों के टुकड़े जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो अत्यधिक घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उनमें आग लग जाती है, जिससे वह जलने लगते हैं। इन्हीं को उल्कापिंड कहते हैं। अब उल्कापिंड थोड़ा सा देख लो, ठीक है। नहीं दिखाई नहीं दे रहा है गुरुजी, दिखाई नहीं दे रहा तो अब दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये उल्कापिंड क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या है। पहले हमारे माँ बाप या जो दादा दादी कहते थे कि ऐसा है कि यहाँ से ये जो आत्मा है ना वो आत्माएं जा रही होती है, वही चमकती दिखाई देती है, उसी को उल्कापिंड कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि हमारी यहाँ पे धरती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप में से कितने ऐसे लोग हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे कूद कर किसी उसमें नहाए हैं, जैसे नहर में नहाए हो, जैसे झील में नहाए हो, ठीक है, कूद के नहाए हो, ऐसे नहीं आराम आराम से घुस गए हो, कूद के नहाए हो, या किसी वाटर पार्क में जाके ऐसे करके नहाए हो। कोई है तुम में से? यूनिगर्ल बताओ। RDX, तुम्हारा नाम ही बड़ा खतरनाक रखा RDX, है ना। पूजा सिंह, इसके बाद बेबी किड्स रूबी शाह, ठीक है, और इसके अलावा राजेश ठाकुर। दिख तो रहा है, इतना तो अच्छा दिख रहा है सर, इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और छोटा लिखिए। अच्छा, कोई बड़े के लिए परेशान है, कोई छोटे के लिए परेशान है, मैं क्या करूँ है? जब मैं छोटा लिखता हूँ तो लोग कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा लिख रहा हूँ तो सर ज़्यादा बड़ा है, आंखों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। यही बात है ना।
कोई बात नहीं यूनिकर्न, कोई बात नहीं। यहां पे देखो, ये हमारी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के चारों तरफ होता है वायुमंडल। ये रहा वायुमंडल। अब वायुमंडल चारों तरफ है और यहां से चट्टान आई। अब चट्टान आएगी तो ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी, गोता लेगी, तो वायुमंडल की जो गैस है इस पर क्या लगाएगी? प्रेशर। अब आप प्रेशर लगा के देखो, किसी के गाल पर थप्पड़ मार के देखो, प्रेशर लगेगा। और प्रेशर के बाद क्या होता है कि गाल भी गर्म और हाथ भी गर्म, दोनों गर्म हो जाते हैं। हाँ है ना? बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी के आज तक थप्पड़ नहीं मारा है ना? ये भी बता दो। तो आप यही देखो कि जैसे ही ये यहां पर देखो, अब तक इसने हवा देखी नहीं थी क्योंकि वायुमंडल से बाहर था। जैसे ही ये चट्टान यहां पे आएगी, यहां की गैस क्या करेंगी? ऐसे करके स्टक करेंगी इसको, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर हमेशा तापमान को बढ़ा देता है। तापमान बढ़ेगा तो इसमें आग लग जाएगी, कुछ ऐसे दिखाई देगा ये, ठीक है? आग लग जाएगी और आग इस पूरी चट्टान को जला के खाक कर देगी। तो इसी को कहते हैं उल्कापिंड, ठीक है? जो उल्कापिंड मध्य मंडल में समाप्त हो जाते हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं। इन्हीं में से कभी कभी कुछ जो अवशेष हैं कभी कभी धरती तक भी पहुंच जाते हैं, उनको उल्काश्म कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उल्काश्म। दोनों में अंतर याद रखना, एक मेटेरियॉट्स होते हैं, मेटेराइट्स होते हैं, दोनों में अंतर आपको याद रखना, ये है उल्कापिंड, ठीक है? पृथ्वी की वक्राकार होने के कारण हमें ये लगातार दिखाई नहीं देते। अब देखो एक और प्रश्न क्या है, पृथ्वी का वक्राकार होना। पृथ्वी कैसी है? देखो ऐसी है। अब बताओ, आप यहां पर बैठे हो, ठीक है? आप कहां हो? वक्राकार तो जानते हो ना, हल्की सी कोण लिए हुए। अब आप यहां पर बैठे हो, आपकी आंख कहां तक देख सकती है? यहां तक। आपकी आंख कहां देखेगी? यहां तक। इस सारी जगह में आपकी आंख देख लेगी। लेकिन अगर कोई उल्कापिंड ऐसे जलते हुए जा रहा है, ऐसे जलते हुए जा रहा है, तो आपकी दृश्य सीमा से बाहर आपको एक संग दिखना बंद हो जाएगा। यही रीजन है कि उल्कापिंड एक साथ दिखना बंद हो जाते हैं। कभी गौर करना, ठीक है? नहीं, एक साथ दिखना बंद हो जाते हैं ना, वो इसीलिए बंद होते हैं। तो जब मैं बता रहा हूं, कुछ चट्टानें वायुमंडल में पूर्ण रूप से जल नहीं पाती, तो वह पृथ्वी की सतह पर टकरा जाती हैं। इन्हें उल्काश्म कहते हैं, ठीक है? उल्कापिंड और उल्काश्म दोनों में अंतर देख लो। जो मध्य मंडल में जल जाता है उल्कापिंड, जो धरती तक आ जाता है उल्काश्म। सामान्यतः उल्कापिंड मध्य मंडल तक ही पहुंच पाते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको कैसी लगी? तो लाइक करते जाएगा और साथ साथ, ठीक है? अगला देखो, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? अगला प्रश्न ये है। अब बताओ, क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं? टिपिकल भी क्वेश्चन, जो कह रहे थे कि सर टिपिकल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं ना अब तैयार हो जाओ टिपिकल क्वेश्चन के लिए। सर किस नेम से जुड़े? SST विद्यराज राणा, कॉमेडी का पिटारा, है ना? वहां जुड़ जाएं। चलो बताओ, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात? अब इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। राजेश ठाकुर, बेस्ट क्लास, बेस्ट टीचर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बाकी को भी अगर अच्छा लगे क्लास तो जरूर बताया करें, कहा करें। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं ऐसे आप भी टीचर को मोटिवेट जरूर किया करें, जरूरी होता है ना टीचर को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। चलो तो आइए यहाँ पे शुरू हो जाओ, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, मुझे पता है जल्दबाजी में आप गलत करोगे, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा। आपसे भारत से यह नहीं पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है? नहीं, कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। आइए देख लो, यहां पे पहले मैं पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो जलप्रपात होते क्या है, अगर जलप्रपात देखना चाहते हैं तो बाहुबली फिल्म जरूर देखें, उसमें आपको जलप्रपात दिखाई देंगे। यहां पे देखो, ये एक चट्टान है, कठोर चट्टान, और यहां से पानी गिर रहा है, ये जलप्रपात है, इसको झरना भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो 980 मीटर के आसपास ऊंचा है। कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट को रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में कैरोनी की सहायक नदी चुरू नदी पर बना हुआ है। और फैक्ट, एक और फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखो। कैरोनी नदी ओरेनिको में मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, देखो अभी ये पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है? यह जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महादेश के संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। एक और फैक्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकला जलप्रपात है, जो वरही नदी पर बना हुआ है, ठीक है? यह भी याद रखना।
भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी जलप्रपात के नाम से, यानी जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अब आपने देख लिया क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है नहीं। सर प्लीज मेरा नाम लीजिए, मुश्ताक आलम जी, हमने आपका नाम ले दिया। आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया हैं, अच्छे हो, आप मुझे बता दीजिए और लाइक कर दो भाई साहब, सारे लोग हैं, एक बार लाइक कर दो, इसमें क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा है? संसद में, अब पॉलिटी का प्रश्न है, संसद में सरकार विधेयक का क्या अर्थ होता है? संसद में सरकारी विधेयक का क्या अर्थ होता है, बता सकते हो? हमारे संसद में क्या होता है, कानून बनता है। संसद का मुख्य कार्य क्या है कि पूरे देश के लिए कानून बनाना। कानून को क्या कहते हैं हम? एक्ट बनाना। ठीक है, अब किसी भी चीज की शुरुआत कहीं से तो होगी, किसी भी की शुरुआत कहीं से तो होगी, तो आप याद रखो, तो कानून बनाने की शुरुआत होती है बिल से, और बिल को ही क्या कहते हैं? विधेयक। बिल को ही क्या कहते हैं हम? विधेयक कहते हैं, याद रखना। और विधेयक दो प्रकार के होते हैं। अगर सरकार यानी मोदी सरकार, जिसमें मोदी, ठीक है, और मोदी के कोई भी मंत्री यानी कार्यपालक प्रधानमंत्री या उसके कोई भी मंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, अगर संसद में मंत्री परिषद कोई भी बिल लेके आता है तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री के अलावा कोई और बिल लेके आए, चाहे वो भले ही बीजेपी का क्यों ना हो, भले ही वो बीजेपी का क्यों ना हो, ठीक है, तो भी बिल क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट बिल कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सरकारी विधेयक का मतलब क्या होता है? रूलिंग पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक नहीं। सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक केवल प्रधानमंत्री विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक, तो डी इज राइट आंसर। इसको ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, तो यहां पे देख लेते हैं अपने नए संसद को। बिमल का नाम भी याद रखना, बिमल पान मसाला, है ना, ये याद नहीं रखना है खैर लेकिन जिन नया संसद भवन किसने बनवाया था ये जरूर या नाम याद रखना और उनका नाम बताओ। ये पुराना संसद है। पुराने संसद को किस नाम से जाना जाएगा ये आप मुझे बताओ। नए संसद में सारे लोग शिफ्ट हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर मैंने बताया कि कानून बनाने की प्रक्रिया का प्रथम चरण विधेयक होता है। भारतीय संविधान में 4 प्रकार के विधेयक की चर्चा की गई है, जैसे साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, है ना। इतनी सारी चीज हो गई। अब सारी चीज हो गई तो यहां पे देख लो साधारण विधेयक क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 107 में आता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा को बराबर अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति इसे वीटो कर सकता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। यह आपका ऑर्डिनरी बिल होता है, जिसकी परिभाषा आर्टिकल 107 में और कहा गया है कि ऐसा विधेयक, ठीक है, ऐसा विधेयक, ऐसा बिल जो ना तो धन विधेयक है, ठीक है, ना तो धन विधेयक है ना वित्त विधेयक है, वो साधारण विधेयक होगा। उल्टी चीज आ गई है इसमें, है ना, ध्यान रखो। एक और है धन विधेयक। धन विधेयक का उल्लेख जो है वो 110 में दे रखा है और 109 में दे रखा है। 110 में यह बताया गया कि धन विधेयक किसे कहते हैं और धन विधेयक पास कैसे होगा यह बताया गया 109 में, ठीक है। और धन विधेयक देखो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ध्यान रखो। राज्यसभा इसको केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। राष्ट्रपति इसे वीटो नहीं कर सकता। ऐसे विधेयक जिसमें साधारण विधेयक के साथ साथ धन विधेयक के भी उपबंध हो, ऐसे विधेयक को वित्त विधेयक भी कहते हैं, ध्यान रखो। संवैधानिक संशोधन विधेयक आप जानते हो, इससे संविधान को बदला जाता है। अब तक 105 बार संविधान को बदला जा चुका है, यानी संविधान में 105 संवैधानिक संशोधन अब तक किए जा चुके हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है ना। जी हाँ, जी हाँ, चलो आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 910 स्त्रियों पर 1000 पुरुष, 920 स्त्रियों पर 1000 पुरुष, 940 स्त्रियों पर 1000 पुरुष और 980 स्त्रियों पर 1000 पुरुष। क्या होगा राइट आंसर बताओ। भारत में लिंगानुपात कितना है?
ठीक है। श्वेता सुमन, एक बार पूरा के पूरे आर्टिकल की ही क्लास लूंगा, यही 3 बजे लूंगा, ठीक। उस समय पर मैं केवल आर्टिकल ही कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा, तो आप तनाव न लें, टेंशन न लें, मैं करा दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को लाइक शेयर पर ध्यान दो और पढ़ने पर ध्यान दो। बाकी जो मैं क्या क्या करा रहा हूँ ये भी तो जरूरी है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप पता है स्टूडेंट के दिमाग में जो चलते हैं, मैं सब लोगों की बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सही कर लो। जिस समय पर जो टॉपिक चल रहा हो ना, उस टॉपिक में खो जाया करो। नए टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उन सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। अब आपके देखो, आपके दिमाग में क्या होता है कि आप यहाँ पे पढ़ क्या रहे हो, लिंगानुपात, दिमाग में क्या चल रहा है, आर्टिकल। तो फिर आपको फिर ना तो ये याद रहेगा ना उधर का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। आपने सुना है ना, क्या है वो, न सनम मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, है ना, ऐसी कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अब आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या है, जल्दी बताओ। इसका 940 स्त्रियां पर ये है, तो सी आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं में से किसके पास अधिकार है। अब बताओ, दिल्ली से, ये हमारी दिल्ली है, और यहां कन्याकुमारी, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच में क्या चलानी है, रेल चलानी है। रेल चलाने का अधिकार किस सरकारी संस्था के पास है, स्थानीय सरकारों के पास, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास और गैर सरकारी संस्थाओं के पास। बताइए राइट आंसर। संसद बनाती, सरकार बनवाती है संसद, है ना। बिमल पटेल इसके मुख्य आर्किटेक्चर थे, बस इतना याद रखो। वो भी हैं, थे नहीं हैं, है ना, याद रखो। आंसर बताइए। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच रेलगाड़ी चलनी है। अब रेलगाड़ी चलाने का अधिकार किसको है, तो याद रखना ये जो रेल है ये हमेशा संघ सूची में आती है। रेल किस में आएगी, संघ सूची में, ठीक है। संघ सूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्र सरकार। थोड़ा सा अलग तरह से प्रश्न पूछा गया, लेकिन प्रश्न पूछा गया है इसलिए आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न आपके लिए यह है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। क्या होगा राइट आंसर, बताओ। 3 बजे से क्लास शुरू होती है ना, तो याद रखा करो इस सारी चीज को। निम्न में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नर्मदा और तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये चार ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताओ। तो यहां पे याद रखना कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से करती हैं, तो ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको पहले 2-3 चीज बता दूं। सबसे पहले तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा हमेशा तटों के किनारे त्रिभुजाकार जो मैदान होते हैं, तटों के किनारे त्रिभुजाकार मैदान को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यहां पर बंगाल की खाड़ी, जहां पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, यहां पर बहुत सारे त्रिभुजाकार मैदानों का निर्माण किया। देखो हर जगह आपको त्रिभुजाकार मैदान दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब त्रिभुजाकार मैदान है और ये विशाल डेल्टा है। और इस विशाल डेल्टा में सबसे ज्यादा आपको पेड़ दिखाई देते हैं, उसका नाम है सुंदरी नामक वृक्ष। तो ये आपके सामने जो एक वृक्ष आपके दिखाई दे रहा है वो सुंदरी नामक वृक्ष है। इसमें से ऊपर से कुछ जड़ें निकलती हैं और यहां पे चली जाती हैं, जो इसको स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी देती हैं। साथ ही साथ कुछ जड़ें ऐसे ऊपर निकली रहती हैं, इनसे यह हवा लेती है, यानी वायुविक जड़ें होती हैं। तो सुंदरी नामक वृक्ष यहां पर ज्यादा है, इसका नाम इसका सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपको ध्यान भी होना चाहिए, है ना। ये सुंदरी नामक जो वृक्ष है या तटों के किनारे जो भी वन पाए जाते हैं, इन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, ध्यान रखना। तटों के किनारों पर जो वन होते हैं उन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं। यानी सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन के लिए मैंने आपको ये बताया था, मैंग्रोव वन के लिए क्या बताया, यहां पर आप देखोगे कि इसकी जड़ें दिखाई दे रही है ना। ये जड़ें क्या हैं, ये ऊपर की जड़ें हैं जो नीचे आ जाती हैं और इसको ऐसे करके पकड़ लेती हैं। अब कभी जंगलों में क्या आ जाए, सुनामी आ जाए, यहाँ पे तटों में सुनामी आ जाए, तो ये रोक लेती है, सुनामी की थोड़ी तीव्रता को कम कर देती है, लोगों को कम नुकसान होता है। यहां पर ध्यान रखें,
ठीक है नहीं। ब्रजेश कुमार सारी चीज बताऊंगा। आप SST विद राज राणा टेलीग्राम पे आ जाना, SST विद राज राणा, वहां पर आप मुझसे बात कर लेना, फोन पे बात कर लेना, ठीक है, राज राणा। वहां पर मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। अभी पता फोकस करो पढ़ाई पर, जो भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं ना उस पढ़ाई पर फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है ना, वो ज्यादा जरूरी है, उस पर फोकस करो, है ना। तो देखो ये हो गया। अब बात क्या आती है, तो यहां पर आप थोड़ी सी इस मैप को देख लो, ठीक है, कि यहां पर कहां पर आपको मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है। देखो मैंग्रोव वन यहां पे सुंदरबन मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। ऐसे प्रश्न आए हैं कई बार, इसलिए आप तैयार रखो। मैंने क्या बताया था, अब के बिहार में एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम डेप्थ से डेप्थ और डेप्थ से डेप्थ में जाते हैं, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं। तब आपको एनालिसिस में आपको पता भी चल रहा होगा इसको, ठीक है। सुंदरवन मैंग्रोव वन है। इसके अलावा देखो यहाँ पे देखो उड़ीसा है, उड़ीसा में भितरकनिका और महानदी डेल्टा पर भी मैंग्रोव वन मिलते हैं, इसको भी याद रखना। इसके अलावा क्या, कौरिंगा, कौरिंगा कहां पर है, यहां पर आंध्र प्रदेश में, यहां पर भी मैंग्रोव वन मिलते हैं। ये जो कृष्णा डेल्टा, इसके अलावा पिच्चावरम, पिच्चावरम में भी आपको मैंग्रोव वन मिलते हैं। यहां पर मुथुपेट तमिलनाडु, यहां पर भी आपको मैंग्रोव वन मिलते हैं। इनको रट लेना एक बार जो मैं आपको बता रहा हूं। वेम्बनाड केरल में है, यहां पर भी मैंग्रोव वन मिलते हैं। लक्षद्वीप में भी मैंग्रोव वन मिलते हैं। यहां पर है कुंडापुरा, कुंडापुरा, यहां पर भी आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। रत्नागिरी महाराष्ट्र, यहां पर भी आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। खंबात की खाड़ी में भी मैंग्रोव वन मिलेंगे और गल्फ ऑफ कच्छ में भी मैंग्रोव वन मिलते हैं, ये बस याद रखना। और यहां पर है अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव वन मिलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आया था, एक बार आया था कि ये जो पिच्चावरम है कहां पर है, ऐसे प्रश्न आया था, पिच्चावरम कहां पर है, तो आपको याद रखना तमिलनाडु। आपसे एक बार प्रश्न आया था मुथुपेट कहां पर है, तमिलनाडु। आपसे एक बार प्रश्न आया था कुंडापुर कहां पर है, तो कन्नड़। आपसे एक बार प्रश्न पूछा था रत्नागिरी कहां पर है, तो भी आपको याद बताना है कि महाराष्ट्र में है ना। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की थी। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये मैं वन रिपोर्ट बता रहा हूं। ब्रजेश कुमार मैंने आपको बता तो दिया, ठीक है, मुझसे बात कर लेना, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं अभी, मुझे पता है, मैं पूरा ध्यान मेरा इसी पे है, तो मैं पढ़ाने पे पता पूरा फोकस कर लेता हूं। और जब पढ़ाने पूरा फोकस होता है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा पता डाइवर्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी आपको जवाब नहीं दे रहा हूं। क्लास के बाद मैं आपको जवाब दे दूंगा, निश्चित दे दूंगा, कोई टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो। इसके अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.78% है, ठीक है ना। वनावरण होता है कि वनावरण में होता सारे के सारे प्राकृतिक जो वनस्पति होती है वनावरण में आती हैं, ठीक है। वृक्षावरण में जो आप वन लगाते हो, बाग वगैरह लगाते हो, वो भी वृक्षावरण में आ जाती हैं, तो याद रखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर, तो बताओ। तो इसमें सभी आंसर सही हैं, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, देखो भारत सरकार का एक वो है जिसको कहते हैं PIB। PIB का नाम सुना कि नहीं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, ये सरकारी है, ठीक है, सरकारी है। तो इसमें जो आंकड़े दे रखे होंगे वो बिल्कुल सही होते हैं, मान्य होते हैं। और अगर कभी जैसे आता है आंसर की, अब क्या आई थी कि आंसर की में अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज यहां से होते हैं, याद रखना। ये जगह ऐसी है जहां से आप चैलेंज कर सकते हैं और इसका फोटो डाल सकते हैं, तो वो नकार नहीं सकता, उसे मानना पड़ेगा, और ये आपको ध्यान भी रखना है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2000, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, याद रखो। वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी कहां पर हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक है नहीं। इसके बाद आपके तेलंगाना का नंबर आता है और इसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद तेलंगाना और फिर उड़ीसा। यहां पर वृक्षावरण वनावरण की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा हुआ है, ठीक है। देश के जंगल के कुल कार्बन स्टॉक कितना है, ये है। और आप याद रखना, बिहार की तैयारी कर रहे हो, ये आपको याद रहना चाहिए। कार्बन स्टॉक यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा भरी हुई है, ठीक है। कार्बन स्टॉक कितना है, 79.4 मिलियन टन, याद रखना। बढ़ोतरी के साथ 7,204 मिलियन टन, ठीक है, 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश में कुल मैंग्रोव वन जो भी मैंने आपको बताया था 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि की गई है, ठीक है नहीं।
आइए यहां पे देख लो, यहां पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं बता रहा हूं। देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य कौन कौन से? सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में और गुजरात में, अंडमान निकोबार में और फिर आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। इसी को आप याद रखना, इंपोर्टेंट। मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है? तो उड़ीसा में। सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा 1 साल यानी 2 साल के अंतर्गत वृद्धि कहां पर हुई है? उड़ीसा में, क्योंकि वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष के बाद आती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर। बीएड अपीयरिंग वालों को मौका मिल सकता है कि नहीं? मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। बार बार पूछ रहे हो तुम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है, यानी 84.53 क्षेत्रफल पर केवल और केवल वन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 79.33% वन है, मेघालय में 76% वन है, मणिपुर में 74.34% वन है, नागालैंड में 73.90% वन है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है ना। चलिए, देश में कुल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलो अगला प्रश्न बताओ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खोज है। अमेरिका की खोज किसने करी थी? चीन की खोज किसने करी थी? ठीक है नहीं। वेस्ट इंडीज की खोज किसने करी थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ये एक दे रखा है, इसमें बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। आंसर बताओ, कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है, ये बताओ। ये तो इतना कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मैं क्या बताऊं इसमें? बार बार मैं बताता जा रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मान नहीं रहे हो नहीं तुम। चलिए, अब देखो, ये विकेश कुमार इतनी बार, पता करूँगा 50 बार डाल दिया। मैंने बताया है कि मुझसे बात कर लेना, मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा, स्पेशली तुम्हें टाइम दे के बता दूंगा। गुस्सा फुस्सा नहीं करना है, गुस्सा का काम सिर्फ मेरा है, ठीक है, और कोई किसी पे गुस्सा मत करो, है ना। चीन की यानी अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी, देखो बिल्कुल सही है। चीन की खोज मार्को पोलो ने करी थी, सही है, ठीक है। वेस्ट इंडीज की खोज विट्स बेरिंग ने करी थी, यही गलत लग रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो खोज है वो किसने करी थी? कोलंबस ने करी थी, ठीक है ना। और बेरिंग की किसने करी थी? बेरिंग ने ही करी थी, ध्यान रखना। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने करी थी, तो यही सी इज राइट आंसर, जो आपको ध्यान रखना है, सी राइट आंसर है। अब देखो, गलती नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की खोज कोलंबस ने, चीन की खोज मार्को पोलो ने, ठीक है, वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस ने, ठीक है, बेरिंग जल संधि की खोज विट्स बेरिंग ने, ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने। तो 4 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे इसको टिपिकल बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? केवल 1 सही, केवल 1 और 2 सही, उपरोक्त में से 1 से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। हो गया टिपिकल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन टिपिकल आते हैं, इसलिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप तैयार हो जाओ, और तैयार रहा करो 3 बजे। कल 3 बजे आप लोगों के लिए एक भंडारा होने वाला है। भंडारा क्या है? उसमें डेमो क्लास होगी, डेमो फर्स्ट, ठीक है, ज्योग्राफी का डेमो फर्स्ट होगा, जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा टॉपिक। तो टॉपिक लेना कोई ना भूले, टॉपिक होगा पूरा फुल टॉपिक, और हर एक टीचर का आप वहां पर डेमो देख पाओगे, ठीक है। अलग अलग टाइम पर होगा, सारे टीचर का डेमो होगा, तो आप पहले डेमो देखें तब कोई कोर्स खरीदें, है ना, ये है। और जो हमें जानते हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो डेमो देखना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है हम की तरह कैसे पढ़ाते हैं, जानते ही उस बात की, है ना। लेकिन फिर भी हाँ, कौन सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न फिर इसी से है। रॉबर्ट पियरे उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एमर्समैन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। कौन सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न बताइए। आप यहां आओ, ठीक है, सबको बेहतरीन पार्टी देंगे। अब आओ तो सही कम से कम, है ना। अब ऐसे तो अब डिजिटल, अगर पता डिजिटल में अभी कुछ खाने पीने का हिसाब जुगाड़ नहीं बन पाया है ना कि डिजिटल कैसे कैसे खिलाएं। अगर ये और हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इधर से हम जब पढ़ाई करेंगे तो इधर से रसगुल्ला फेंकते रह करेंगे टीवी पे, और वो आपके मुंह में जाते रहेंगे, है ना। ऐसा पर दौर आएगा, समय लगेगा, लेकिन दौर जरूर आएगा जब हमारी डिलीवरी इतनी ज़्यादा
तेज हो जाएगी कि यहाँ से हम बोला करेंगे 3 दिन में चीज़ें वहाँ पहुँच जाया करेंगी कोरियर के माध्यम से, है ना। यहाँ पे हम कहेंगे रसगुल्ला और उधर यहाँ से रसगुल्ला चल देगा और आपके घर पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, समय है, समय बड़ा बलवान है और समय ऐसा करवा देगा, ऐसा हो सकता है ना। चलो, ये अच्छी बात तो बता ही रहे हो आप, ठीक है। चलिए, तो रॉबर्ट्स पेरे उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे, सही है ना, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल पर सबसे पहले रॉबर्ट पेरे पहुंचे थे और दक्षिण ध्रुव पर एमस्ट मैन पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया जेम्स कुक पहुंचे थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी, ये आपको पता है। भारत की खोज नहीं करी थी, भारत के लिए एक रास्ते की खोज करी थी, ठीक है। केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका के दक्षिण में है, अगर आप देखोगे ऐसे करके तो अफ्रीका यहां पर है, तो यहां पर केप ऑफ गुड होप है। इसकी खोज करी थी बार्थोलोमीडियाज ने, बार्थोलोमीडियाज ने, मीडियाज, ठीक है। ये लगभग 1487 के आसपास, ठीक है, 1487 के आसपास ये केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा था। ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, है ना। चलिए, अब देखो, लाल सागर, फारस की खाड़ी और भारत और यूरोप को जोड़ने वाला स्थलीय मार्ग अरबों के अधीन आ गया था। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहां पर आपको एक प्यारा सा देश दिखाई दे रहा होगा जिसको हम भारत कहते हैं। आप कहोगे सर कि इतना बड़ा क्यों बना दिया है? क्योंकि पहले भारत बहुत बड़ा था, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह सब भारत में ही थे। भारत में मसाले होते थे और भारत में मसाले पहले इस रास्ते से होते हुए ऐसे ऐसे पहुंचते हुए यूरोप में पहुंच जाते थे, ठीक है, व्यापार होता था। भारत से बहुमूल्य चीजें भी कहां पहुंचती? इस रास्ते से होते हुए यहां पे पहुंचती थी, या एक और रास्ता था, यहां पर होकर भी पहुंच जाती थी, यहां पर होकर भी पहुंच जाती थी भारत से चीजें। ये 3 रास्ते थे जो यूरोप को भारत का माल सप्लाई करते थे। तो यहां के कुछ व्यापारी होते थे, व्यापारी यहां आते थे और खूब सारा पैसा कमाते थे, सामान यहां बेचते थे। क्योंकि यूरोप के लोग क्या थे कि वहां पर 0 डिग्री से नीचे तापमान हो जाता है सर्दियों में, फिर वहां पर कुछ बनता तो है नहीं, सब्जियां उगती नहीं है, तो केवल मांस के ऊपर डिपेंड करते थे और मांस को सुरक्षित रखने के लिए यहां के उगाए गए मसालों में लपेट कर मांस को रखा जाता था ताकि वो लंबे समय तक चल जाए। बात ये थी, इतनी बात आपको अच्छे से याद आ गई होगी। लेकिन हुआ क्या कि सऊदी अरब में इस्लामिक क्रांति प्रारंभ हुई, ठीक है, इस्लामिक क्रांति प्रारंभ हुई, ठीक है। यहां पे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, आज से लगभग कितना साल पहले हुआ होगा? 570 ईस्वी, यानी 1500 साल पहले के आसपास यहां पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ और फिर धीरे धीरे इस्लाम एक क्रांति की तरफ फैला, बहुत तेजी से फैला और इन सारे क्षेत्रों पर आप यहां पे देखो, सऊदी अरब के बाद इजिप्ट हुआ, यहां पे सीरिया हुआ, इराक हुआ, जॉर्डन हुआ, यहां पर तुर्की हुआ, यहां पे ईरान हुआ, सब पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। अब सब पर मुस्लिम का अधिकार हो गया तो अब क्या होता था? भारत के साथ व्यापार होता था। पहले भारत का सामान अरब व्यापारियों के पास जाता था, अरब व्यापारी उसे यूरोप में भेजते थे, तो वह सामान जो 1 रुपए का होता था वो यहां पे 10 रुपए का मिलता था, जिससे कि बहुत ज्यादा महंगाई आ गई यूरोप के मार्केट में। अब यूरोप के जो मार्केट में इतनी ज्यादा महंगाई आ गई क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तीनों रास्ते बंद हो गए। अब सीधे सीधे यूरोप के लोग यहां पे नहीं आ पाते थे। यूरोप के लोग सामान कहां से लेते थे? अरब लोगों से, और अरब के लोग उस पर भयंकर टैक्स लगाते थे, भयंकर पैसा लेते थे, मार्जिन लिया करते थे, तब यह सामान यहां पहुंचता था। पहले जो सामान 1 रुपए का मिलता था, अब वो सामान 10 रुपए का मिलता था। यहां पर जबरदस्त महंगाई आ गई, इससे यहां की जनता त्राहिमाम करने लगी, ठीक है, क्योंकि यहां के लोगों के पास बस भैया यही था। इसलिए यहां पर बहुत सारे जो राजा महाराजा, उन्होंने क्या किया कि अपने अपने लोगों से कहा कि ऐसा अभी हम यहां तो लड़ नहीं पाएंगे, तो आप भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज करो, ठीक है। यही है पुर्तगाल और स्पेन। तो यहां से सबसे पहले आपको पता है 1487 में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थोलोमीडियाज। बार्थोलोमीडियाज क्या था? वो यहां से चला और चलते चलते यहीं तक पहुंच पाया, फिर उसके बाद आगे नहीं चला। इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। तो आशा अंतरिक्ष तक पहुंचा और उसके बाद वापस लौट गया। फिर 1492 में कोलंबस यहां से निकला और कोलंबस यहां पर पहुंच गया मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वेस्ट इंडीज वगैरह की खोज इसने कर ली। फिर 1498 में आया आपका
वास्को डी गामा, जो यहां से आते आते यहां पर आया, फिर इसके सारे सारे मेडागास्कर पहुंचा जिसको मालागासी कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर गुजराती व्यापारी आते थे बहुत सारे, उसके जहाज के पीछे लगा दिया, तो गुजरात के व्यापारी यहां चले गए, ये कालीकट के तट पे उतर गया। कालीकट का तट मतलब केरल का तट, और केरल पर उस समय पर अधिकार था, उसका नाम था समुद्रत। क्या नाम था? राजा का नाम समुद्रत, जिसे किताबों में जमोरिन के नाम से भी लिखा गया है। तो इसने भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा यहां से सामान लेके लौट के गया तो उसे 60 गुने का फायदा हुआ, 1 रुपया लगा के 60 गुने का फायदा हुआ, ठीक है, याद रखना। और बहुत जल्दी ही पुर्तगालियों ने यहां पे आके 1510 में तो गोवा पर कब्जा कर लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। यूसुफ आदिल यूसुफ जो वो था, उसको बीजापुर का जो सुल्तान था उसको हरा के। तो इसके बाद आपने देखा होगा अल्मीडा का नाम सुना होगा, अल्बुकुर्क का नाम सुना होगा, नाना डी कुन्ना का नाम सुना होगा। ये बहुत सारे थे जो पुर्तगाली गवर्नर थे और उन्होंने धीरे धीरे पुर्तगाली सत्ता को यहाँ पे स्थापित कर दिया। यही मैं आपको अच्छे से बताना चाह रहा हूँ, है ना। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे कि आप भूल न जाओ। 1487 में बार्थोलोमेव डियाज केप ऑफ गुड होप की पहुंच गया। 1492 में कोलंबस ने भारत की खोज के चलते अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए रास्ते की खोज करी। वास्को डी गामा मेडागास्कर द्वीप से अब्दुल मानी के जहाज का पीछा करते हुए कालीकट पहुंचा, जहां जबोरिन ने उसका स्वागत किया। इतनी सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? जैसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा करे SST विद राज राणा लिख दिया करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टेलीग्राम चैनल है और वहां पे आप पहुंच जाओ, ठीक है। SST विद राज राणा लगातार यहाँ पे लिखते रहा करो, है ना, और गुड लिखते रहा करो, ठीक है, थंब लगाते रहा करो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मतलब ताकत आ जाती है, टीचर के अंदर ताकत आ जाती है जब स्टूडेंट इस प्रकार से एक्ट करते हैं, है ना। आगे देखो, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, प्रियंका डाउ सर आप इस टीचर टेक्स्ट बुक की जान हो, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और हाँ, एक सारे लोग जरूर याद रखो, जो कमेंट आते हैं ना बाद में जब क्लास खत्म हो जाती है, कमेंट बॉक्स जो आता है उसमें कम से कम पता है वो लिखा करो। कमेंट बॉक्स में भी पता है कमेंट जरूर लिखा करो, कम से कम 50-100 कमेंट हो जाए करे, कमेंट जरूर किया करो वहाँ पर। आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो बता दिया करो। आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो बता दिया करो, कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो बता दिया करो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो बता दिया करो, वहाँ पे कोई छोटा शॉर्ट्स वीडियो चाहते हो तो आप वहाँ पे बता दिया करो, तो मैं उन सारी चीज़ों को वहाँ पे लिख दूंगा, है ना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? पहले तो गुरुत्वीय बांध याद रखना जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो, यानी कंक्रीट से बने हुए जितने भी बांध होते हैं, बांध ऐसे करके बनाए जाते हैं लगभग ऐसे, तो इसका जो बेस होता है ना उसको मोटा रखा जाता है, फिर धीरे धीरे इसको पतला कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी आएगा ना, पानी, तो पानी का सबसे ज्यादा वेग कम होता है लेकिन प्रेशर सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, तो इसको अगर पतला बनाएंगे तो टूट जाएगा। तो कंक्रीट से बने हुए जो बांध होते हैं ना, कंक्रीट से बने हुए जो यहाँ पे सरिया वगैरह लग रही हो, ठीक है, RCC से बने हुए जो बांध होते हैं उन्हीं को हम गुरुत्वीय बांध कहते हैं, है ना, ये कह रहा है। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर बताना है आपको, भाखड़ा बांध है, ठीक है, जो कहाँ पर है? पंजाब में है। किस नदी पर बना हुआ है? और तो उस नदी का नाम है सतलज नदी, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है अगर कभी ये पूछ ले तो हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर बना हुआ है। और देखो ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था, ये प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा था, ठीक है ना। अब फिर भी आप ये कहोगे हाँ पेपर में क्वेश्चन नहीं आए थे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पता है पेपर में भर भर के क्वेश्चन आए थे, भर भर के। लेकिन क्या है कि 2 महीने का आपको टाइम मिला था, उसमें पता है अगर आप 70 क्वेश्चन भी किसी ने सही किए हैं तो उसका भी नंबर आ जाएगा। नंबर लाने से वो है ना, सारे तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सारे क्वेश्चन आ जाए, कट ऑफ चली जाए, ज़्यादा हार्ड पेपर आता था तो कम क्वेश्चन करके आ जाओ, लेकिन जितना हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए बस, तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा। नागार्जुन बांध, अर्जुन का संबंध किससे? कृष्णा से, तो कृष्णा नदी पर है। बगलिहार बांध किस पर है? बगलिहार देखें तो चेनाब नदी पर है। बगलिहार है, सेलाल है, दुलहत्ती है, ये सारे जो हैं वो बगलिहार वगैरह चेनाब पर हैं, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। तो बांध से पहले यहाँ तो ये बनना है, लेकिन ये तो बांध नहीं है, तो यहाँ पर तो जलप्रपात दे रखा है। बांध कुछ इस प्रकार के से होते हैं, देख लो। बांध के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, बांध के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ा सा समझ लो कि बांध से आखिर ऊर्जा कैसे मिलती है। देखो ये रहा दीवाल, जो मैंने आपको बताया था, यहां पे दीवाल चौड़ी होती है और फिर देखो बन रही है ऐसी दीवाल, गौर करो दीवाल देखो, इस दीवाल में देखो
अच्छा यूनिगर्ल सही है। आदत डालो, सही बात है। तो चलो अब यहां पे देखो, ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पे क्या होता है, एक छेद कर दिया जाता है और छेद के माध्यम से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। अब तुम खुद सोचो, बाल्टी में छेद करोगे तो वहां पर क्या होगा, पानी काफी स्पीड से आगे बढ़ेगा। पानी काफी स्पीड से आगे बढ़ेगा, ये तो आपको पता है ना। जब पानी काफी स्पीड से आगे बढ़ेगा तो यहीं पर हम क्या लगा देंगे, टरबाइन। टरबाइन क्या करेंगे, इस पानी को, ठीक है, इस पानी टरबाइन पे पड़ेगा, ब्लेडों पे, टरबाइन घूमेंगे और फिर पैदा होगी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। ठीक है ना। तो बस यहां से फिर बन जाती है बिजली, है ना। चलिए, तो इस तरह से बांध है, क्योंकि दूसरे सर आ गए, मैंने देखा कि सर आ गए हैं, तो मैं क्लास को यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूं, क्योंकि अगली 4 बजे से क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। सब लोगों को जरूर बताएं और कल 3 बजे आना, बिल्कुल ना भूलें। 3 बजे कल है डेमो, याद रखना। ठीक है, 6 से 8 वालों के लिए डेमो है। खुद आओ और अपने दोस्तों को लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आओ कि वहां पर देखने वालों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या हो, है ना। तो पूरी कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा लोग आना। ठीक है, और वहां पर हम प्रॉपर बताएंगे कि जैसे हम आपको ऐप पे कैसे पढ़ाएंगे, ऐप की पूरी आपको वही क्लास मिलेगी, डेमो, है ना। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर। सब लोग बताएं कैसी रही आज की हमारी क्लास, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, जाते जाते लाइक जरूर कर जाएं, और SST विद राज राणा टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएं। जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए वो सब ज्वाइन हो जाएं। यहां पर मैं आपको PDF वहां पर डाल दूंगा, PDF वहां से आप ले लेना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।